दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए नियम और नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जानेंगे एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से। तो बिना समय गंवाए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में बात कर लेते हैं। देश में क्या है कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में 9,887 नए केस, कुल संक्रमित मामले 2,36,000 से अधिक हुए हैं। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस कोविड-19 के मामलों में रोजाना रिकॉर्ड संख्या में वृद्धि हो रही है। महामारी का संकट हर दिन बढ़ रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,887 नए मामले सामने आए हैं और 294 लोगों की जान गई है। ये भारत में कोरोना वायरस के मामले और जान जाने वाले में एक दिन में हुई सबसे बड़ी बढ़त है। अब देश में कोरोना पॉजिटिव मामले की कुल संख्या 2,36,657 हो गई है। इसमें 1,15,942 सक्रिय मामले हैं, 1,14,073 ठीक और डिस्चार्ज विस्थापित मामले हैं और 6,642 लोगों की जान गई है। और वहीं आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 68 लाख के पार, अब तक के 3,98,244 लोगों की जान गई है। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से दुनिया भर में फैलता जा रहा है। अब तक के कुल संक्रमितों की संख्या 68,49,589 हो गई है, जबकि इस संक्रमण के कारण 3,98,244 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 31,09,46 है और 37,48,633 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर के करीब 73% कोरोना के मामले सिर्फ 14 देशों से आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 52 लाख है। आपको बता दें कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में बरपाया है। अमेरिका में 19 लाख से ज्यादा लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 1,11,000 से ज्यादा यहाँ पे लोगों की जान गई है। लेकिन अब हर दिन ब्राजील में अमेरिका से ज्यादा कोरोना केस और वहां पे जाने जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में ब्राजील में 30,136 नए केस सामने आए हैं और 1,008 लोगों की जान गई है, जबकि अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 25,273 नए केस आए हैं और 971 लोगों की जाने गई हैं। ब्राजील में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ब्राजील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 922 लोगों की जान गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से होने वाली जान जाने वालों का आंकड़ा 1,09,042 पर पहुंच गया है। वहीं वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अमेरिका में जान जाने वालों का आंकड़ा शनिवार सुबह 8 बजे से 1,11,390 पर पहुंच गया है। और अब अगली खबर बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव होगा लोकतंत्र का डिजिटल अवतार, सोशल मीडिया पर लड़ा जाएगा इलेक्शन। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव लोकतंत्र का डिजिटल अवतार है। बिहार देश में पहला राज्य होगा जिसका चुनाव डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ा जाएगा। कोरोना संकट के बीच होने वाला ये चुनाव कई मायने में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगा। बिहार तकनीकी चुनाव प्रबंधन का नया इतिहास लिखने जा रहा है। 7 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल रैली आभासी सभा के जरिए बिहार चुनाव के लिए शंखनाद करेंगे। 21 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत में पहली बार चुनाव प्रचार के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया था। अब बिहार में मास इंटरैक्शन के लिए सोशल मीडिया का व्यापक इस्तेमाल किया जाने वाला है। अमित शाह की वर्चुअल रैली फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और नमो ऐप पर लाइव उपलब्ध होगी, जिससे करीब 1 लाख जुड़े होंगे। यानी अब बिहार में भी अमेरिका की तर्ज पर चुनाव होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि चुनाव का ये तरीका क्या कारगर सिद्ध हो सकता है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें, मायावती ने कहा कि बड़े बड़े डिग्रीधारी यूपी में मनरेगा के तहत गड्ढा खोदेंगे तो शिक्षा पर कितना बुरा असर होगा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में लौटे लाखों प्रवासियों को रोजगार देने की योजनाएं बना रही है और उनको अमल में लाने का दावा कर रही है। इस बीच प्रवासियों को लेकर विपक्षी सरकार पर लगातार हमला कर रहे बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रवासियों को रोजगार देने की योगी सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बड़ी डिग्रियों वाले अगर मनरेगा
मनरेगा के तहत काम पाएंगे तो इससे शिक्षा पाने वाले लोगों पर बहुत बुरा असर होगा। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के बारे में कहा कि योग्यता के हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन कराया भी गया। इसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि जो लोग बड़ी डिग्री लेकर प्रदेश में लौटे हैं, आज वो मनरेगा में काम करते हुए गड्ढा खोद रहे हैं। मायावती ने आलोचना करते हुए कहा कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि अब लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेकर गड्ढा खोदेंगे तो इसका शिक्षा पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज और आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के अलावा किसी नई योजना पर पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है, लेकिन इसका लाभ गरीबों, मजदूरों और बेरोजगारों को मिलना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में हुए लॉकडाउन में मजदूरों को तो काम मिलना बंद हो ही गया है, साथ ही कई पढ़े लिखे भी कंपनी में छटनी के शिकार हुए हैं। उत्तर प्रदेश लौटे ऐसे पढ़े लिखे प्रवासियों के लिए अपने गाँव शहर में और कोई रोजगार है नहीं, तो ऐसी खबरें आती रही हैं कि उच्च शिक्षित भी मनरेगा के तहत काम करने के लिए आवेदन दे रहे हैं। और अब अगली खबर बता दें कि निजी अस्पतालों पर फूटा सीएम केजरीवाल का गुस्सा, बोले कोरोना के मरीज तो तुमको लेने ही पड़ेंगे। आपको बता दें कि निजी अस्पतालों द्वारा कोविड-19 बेड की गलत जानकारी देने के बाद रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अस्पतालों को चेतावनी देते हुए कहा कि आप गलत हरकत कर रहे हैं। निजी अस्पतालों को राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 रोगियों का इलाज करना होगा। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली के कुछ अस्पताल इतने शक्तिशाली हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनकी पहुंच है। उन्होंने धमकी दी है कि हम कोरोना के मरीज नहीं लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं कि कोरोना के मरीज तो तुमको लेने ही पड़ेंगे। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में हैं कि वो अपनी दूसरी पार्टी के आकाओं के जरिए कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली सरकार का एक मेडिकल प्रोफेशनल हर निजी अस्पताल के रिसेप्शन पर बैठेगा, वो हमें ये जानकारी देगा कि कितने बेड खाली हैं और कितने भर गए हैं। कोई जाएगा तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि उसको भर्ती करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई मरीज गंभीर है लेकिन उसका टेस्ट नहीं हुआ तो ऐसे मरीज को सारे अस्पताल लेने से मना कर देते हैं। आज हम ये ऑर्डर निकाल रहे हैं कि किसी भी संदिग्ध मरीज को कोई भी अस्पताल से देखने से मना नहीं करेगा और अस्पताल उसका टेस्ट कराएगा। बता दें कि मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। अस्पतालों की संख्या, वहां के बेड, उन अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा और कितने वेंटिलेटर है, इस बात की भी जानकारी भी उन्होंने दी है। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के खिलाफ दर्ज हुआ केस, सीएम ने तलब की रिपोर्ट। आपको बता दें कि टिकटॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट शुक्रवार को एक बार फिर चर्चाओं में आ गई हैं। इस बार चर्चा का कारण है सोनाली फोगाट का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो। दरअसल सोनाली फोगाट ने हरियाणा किसान अनाज मंडी कमेटी के एक वरिष्ठ अधिकारी को अपने थप्पड़ जड़े फिर चप्पलों से पीट दिया। सोनाली का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को लेकर राज्य की खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। मामले के तूल पकड़ने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हरकत में आ गए हैं। उन्होंने अब जिले के अधिकारियों से इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। दरअसल सोनाली फोगाट ने हरियाणा के हिसार के बालसमंद में अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह की थप्पड़ों और चप्पलों के साथ पिटाई कर दी थी। बीजेपी नेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि भाजपा के टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट ने सरकारी कर्मचारियों को चप्पल से पीटा और चांटे भी मारे। विवाद बढ़ने के बाद टिकटॉक स्टार और बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो अपने इलाके आदमपुर के किसानों की समस्याओं को लेकर मंडी में गई थी। वहां पर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को उन्होंने मंडी में बुलाया और उन्हें तमाम जानकारी दी कि किसानों को अनाज की बिक्री में क्या समस्याएं आ रही हैं। मैंने ये भी कहा था कि मंडी में किसानों की फसल को बरसात से बचाने के लिए शेड होने चाहिए। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि असम की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को नगद सहयोग नहीं देकर अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रही है सरकार।
जी आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार कोरोना संकट के समय में लोगों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME क्षेत्र की इकाइयों को नकद सहयोग नहीं देकर अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रही है। कांग्रेस नेता ने इसे नोटबंदी 2.0 नाम दिया है। उन्होंने ट्विटर पर एक खबर साझा की है कि देश में MSME क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और स्थिति पर कोरोना वायरस महामारी का क्या प्रभाव पड़ेगा। राहुल गांधी ने सरकार से ये मांग की है कि गरीबों, मजदूरों और MSME की वित्तीय मदद की जाए। उनका कहना है कि लोगों के खाते में अगले 6 महीनों के लिए 7500 रुपए महीने भेजे जाए और तत्काल 10,000 रुपए दिए जाए। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि इस संकट से उभरने के लिए सरकार द्वारा लोगों को नकदी मुहैया नहीं कराना आपराधिक गतिविधि है। और अब बता दें, सोनू सूद ने अब 173 प्रवासी मजदूरों को चार्टर्ड विमान से पहुंचाया घर। एक्टर बोले, चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। जी हम बात करें कि एक्टर सोनू सूद की हर तरफ तारीफें हो रही हैं। उन्होंने अब तक हजारों प्रवासी मजदूरों को बसों के जरिए उनके घर भेजा है। इस दौरान उन्होंने उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की है। उन्होंने एयर एशिया इंडिया के एक विमान से मुंबई से 173 प्रवासी श्रमिकों को उनके घर उत्तराखंड भेजा है। एयर एशिया इंडिया को प्रवक्ता ने बताया कि एयरबस A320 मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुक्रवार दोपहर करीब 1:57 पर 173 प्रवासी श्रमिकों को लेकर रवाना हुई। प्रवक्ता ने बताया कि विमान शाम 4:41 पर देहरादून के जॉली ग्रांड हवाई अड्डे पर उतरा। इसके बाद सोनू सूद ने कहा कि एक और चार्टर्ड विमान की उड़ान भरने के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की मदद करने की हमारी कोशिश और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातर को कभी विमान से यात्रा करने का मौका नहीं मिला था और अपने घर परिवार तक पहुंचने के लिए जब वे एयर एशिया इंडिया के विमान में प्रवेश कर रहे थे तो उनके चेहरे की खुशी देखने के लायक थी। और दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि शिवसेना का अभियान, प्रवासी मजदूरों की जगह लेंगे भूमिपुत्र। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट काल के बीच एक तरफ जहां महाराष्ट्र से मजदूरों का पलायन जारी है, वहीं उद्योग धंधे ठप पड़े हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के मजदूर महाराष्ट्र से पलायन कर अपने गृह राज्य, अपने गांव लौट रहे हैं। राज्य की सत्ताधारी शिवसेना इसे अवसर के रूप में देख रही है। शिवसेना प्रवासी मजदूरों की जगह भूमिपुत्रों को काम देने के लिए तैयारियां कर रही है, जिसके लिए भूमिपुत्र अभियान चला रही है। आपको बता दें, शिवसेना के कार्यकर्ताओं का मानना है कि प्रवासी मजदूरों के चले जाने से अब जब लॉकडाउन खुलेगा और कंपनियों, कारखानों को लोगों की जरूरत होगी तो उस जरूरत को भूमिपुत्र पूरा करेंगे। भूमिपुत्र यानी जिसका जन्म महाराष्ट्र का हो और वह मराठी मानुस हो। इसके लिए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर के बार्शी तालुका के शिवसेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भूमिपुत्र अभियान की शुरुआत की है। इस भूमिपुत्र अभियान के तहत महाराष्ट्र के मराठी लड़के लड़कियों को नामी कंपनियों में उनकी योग्यता अनुसार काम मिले और प्रवासी की जगह पर भूमिपुत्रों को काम मिले, इसलिए लड़के और लड़कियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस भूमिपुत्र अभियान के तहत युवक युवतियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर राज्य की नामी कंपनियों और फैक्ट्रियों में ऑनलाइन इंटरव्यू दिलाया जा रहा है। इस भूमिपुत्र अभियान का एक मकसद महाराष्ट्र के लड़के और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। और अब बता दें कि अकाल तख्त जत्थेदार ने कहा कि दुनिया में हर सिख खालिस्तान चाहता है, अगर सरकार पेशकश करे तो इसे स्वीकार करेंगे। जी आपको बता दें कि सिखों के लिए अलग राज्य खालिस्तान का मुद्दा उठाते हुए अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने शनिवार को 6 जून को कहा कि अगर सरकार इसकी पेशकश करती है तो समुदाय इसे स्वीकार करेगा। अकाल तख्त के जत्थेदार ऑपरेशन ब्लू स्टार के 36 साल पूरे होने पर यहाँ मीडिया से बात कर रहे थे। यह अभियान स्वर्ण मंदिर में छुपे भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया गया है। पूछा गया कि क्या खालिस्तान की मांग जायज थी तो सिंह ने कहा, यदि हम इसे प्राप्त करते हैं तो हमें और क्या चाहिए। उन्होंने कहा, अगर भारत सरकार हमें इसकी पेशकश करती है तो हम इसे स्वीकार करेंगे। सिंह ने कहा कि दुनिया में कौन सा सिख ये नहीं चाहता है। और वहीं अगली खबर बता दें कि बिहार के कई जिलों में वायरस की तरह तेजी से फैला अंधविश्वास। कोरोना माई की महिलाएं करने लगी पूजा। आपको बता दें कि महामारी का डर और अंधविश्वास ने कोरोना महामारी को माई बना दिया है। बिहार के कई जिलों में ये अंधविश्वास तेजी से फैल रहा है। शुक्रवार को पूर्णिमा होने के कारण गंगा घाटों, नदी और तालाब किनारे दिन भर महिलाएं पूजा करती रही। आश्चर्य ये है कि इसमें हर वर्ग और धर्म की महिलाएं शामिल हो रही हैं। शुक्रवार को पूजा करने से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग उन्हें रोकता रहा।
सचेत करता रहा, तब भी कोरोना पूजा की अफवाह सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती रही। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, नवादा, नालंदा सहित उत्तर बिहार और चंपारण और कोसी के जिलों के गांव-गांव में महिलाओं ने कोरोना माई की पूजा अर्चना शुरू कर दी है। 7 गड्ढे खोदकर उसमें गुड़ का शरबत डाल करने के साथ लौंग, इलायची, फूल के साथ लड्डू रखकर पूजा कर रही हैं, ताकि इस महामारी से छुटकारा मिल जाए। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मापुरा स्थित सर्वेश्वर नाथ मंदिर में पिछले 3 दिनों से कोरोना माता की पूजा करने पहुंच रही हैं। महिलाओं को समझा कर पुजारी पंडित संजय ओझा परेशान हैं। ओझा कहते हैं कि ये 3 दिन में 60 महिलाएं उनसे कोरोना माई की पूजा कराने पहुंची हैं। तो दोस्तों, आप जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि इन राज्यों में 6 से 9 जून के बीच हो सकती है तूफानी बारिश, गिर सकते हैं ओले। जी आपको बता दें कि हाल ही में निसर्ग तूफान में महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा इनसे जुड़े मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व अन्य राज्यों में भी भारी बारिश और तबाही मचाकर चला गया है। तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही महाराष्ट्र के रायगढ़ में मचाई है। तूफान के बाद अब भले ही कुछ राज्यों में मौसम ने फिर करवट ली हो और धूप खिली हो, लेकिन अगले 2 से 3 दिन दिल्ली समेत देश के 10 राज्यों में तूफानी बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही कुछ जगहों पर ओलावृष्टि के साथ ही अंधड़ को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली, एनसीआर के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अलावा यूपी में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।